जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मगध गुरुकुल क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बिहार स्पेशल को लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आप बिहार में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है और हम उस सेक्शन को यहाँ पास कराने का प्रयास किए हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को आता है। हम आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए किस किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। तो ये यूज़फुल रहेगा बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पूरा बिहार स्पेशल को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का बिहार समान ज्ञान, यानी कि हम बिहार समान ज्ञान को संपूर्ण आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिहार को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहार को हम लोग मैप में देखते हैं कि बिहार जो है ये कहाँ है। तो बिहार जो है भारत में यहाँ पास है, यानी कि भारत के उत्तर पूर्व में है। भारत के उत्तर पूर्व में है ये बिहार। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, बस अभी रफ में याद करना है कि बिहार का ये मैप जो है कहाँ पास है। ठीक है, तो बिहार जो है ये भारत के उत्तर पूर्व में है। देखिए ये मैप है बिहार का, और उत्तर पूर्व में ये भारत के है। इसको ये मैप ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे मैप से हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो ये मैप है बिहार का, इस तरह से बिहार का मैप है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से मेरा सिलेबस स्टार्ट हो जाता है बिहार स्पेशल का। तो जो बिहार स्पेशल का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि बिहार, यानी बिहार जो है, बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा था। तो बिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए बिहार के यहाँ शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। देखिए इसको बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा था, तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता होने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा था। 12वीं कहने का मतलब ये हुआ कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पास, यानी कि बिहार में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ आकर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार आते थे। तो जो बौद्ध भिक्षु जो अपने रहने के लिए मठ का निर्माण करते थे, यानी बौद्ध भिक्षु अपने रहने के लिए मठ का निर्माण करते थे, और उस मठ को बौद्ध धर्म में बिहार कहा जाता था। तो उसी के आधार पर इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया था। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा था। तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा केंद्र था बिहार, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पास क्या होता था, बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत दूर दूर से बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ बिहार में आते थे, और यहाँ पास बौद्ध मठ का निर्माण करते थे, जिस बौद्ध मठ को बौद्ध धर्म में बिहार कहा जाता था। तो उसी के आधार पर इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। देखिए प्राचीन काल में बिहार जो था बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। बिहार जो था अपना बिहार बहुत प्राचीन काल में क्या था, 12वीं शताब्दी ईस्वी में ये बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। ठीक है, अब हम इसको बात करते हैं अगला पॉइंट कि बिहार की जो राजधानी कहाँ है। तो इसका राजधानी जो है आपका पटना है, और इसका पटना का अन्य नाम पूछता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पटना का अन्य नाम क्या क्या है। तो देखिए पटना को ही हम लोग पाटलिपुत्रा कहते थे, इसी को कुसुमपुर कहा जाता था, इसी को पुसुमपुर कहा जाता था, और इसी को अजीमाबाद कहा जाता था। तो ये सभी के सभी नाम पटना के प्राचीन नाम था। तो आई होप कि ये पॉइंट को आपको भी क्लियर रखना है कि पटना का अन्य नाम एग्जाम में यहाँ से पूछता है। तो पटना का अन्य नाम क्या क्या है, तो पाटलिपुत्रा पटना का ही नाम था, कुसुमपुर ये भी पटना का ही नाम था, पुसुमपुर ये भी पटना का नाम था, और अजीमाबाद ये सभी के सभी नाम पटना का ही हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की कि पटना जो बिहार है इसकी स्थापना कब हुआ था। तो बिहार जो है 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर
एक इसकी स्थापना किया गया था। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन उस समय बिहार में बंगाल भी झारखंड था और उड़ीसा भी था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम नोट में लिख दिए हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो उड़ीसा सहित, देखिए यहाँ पास उड़ीसा सहित 1912 को बिहार जो है प्रांत का गठन से संबंधित अधिसूचना जारी किया गया था। यानी 22 मार्च 1912 को बिहार जिसमें उड़ीसा शामिल था, तो बिहार को एक अलग प्रांत गठन करने की अधिसूचना जारी किया गया था 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग हर साल बिहार दिवस क्यों मनाते हैं 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च को ही बिहार को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी किया गया था। इसीलिए हर साल 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 1 अप्रैल 1936, अगला पॉइंट है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था, है कि नहीं। यानी कि 1936 से पहले क्या था कि उड़ीसा जो था बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया और एक नया राज्य उड़ीसा का निर्माण हुआ 1936 के बाद। तो इसीलिए 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया और एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया। तो इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को फिर अलग कर दिया गया। देखिए 1936 को तो उड़ीसा अलग हो गया बिहार से, और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया 50% भूभाग के साथ। और झारखंड के अलग होने के बाद शेष बिहार ही वर्तमान बिहार का स्वरूप है। देखिए कैसे कैसे बिहार का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले 1912 को बिहार राज्य के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी किया गया कि एक बिहार राज्य बनेगा। उसमें उड़ीसा भी शामिल था उस समय और झारखंड भी शामिल था। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और उसके बाद फिर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 50% भूभाग के साथ। और जो बच गया भूमि का भाग वही वर्तमान समय में ये बिहार का स्वरूप है। तो वर्तमान समय जो बिहार बचा है यही है बिहार का मैप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है भौगोलिक स्थिति, यानी कि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सुन जान लेते हैं कि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। जो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए ये आपका भारत है और ये आपका भारत है। तो ये आपका यहाँ पास आपका बिहार है। तो बिहार जो है भारत के किस दिशा में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार जो है भारत के किस दिशा में है। तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। देखिए इस ऊपर वाले को हम उत्तर बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पश्चिम और इसको बोलते हैं पूरब, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूरब। तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूरब में है। किस डायरेक्शन में है? उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बिहार है उसका उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना है। बिहार का उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं कि पूरब से पश्चिम इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार के पूरब से पश्चिम कुल लंबाई 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा ये वाला कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार इसका कितना है। तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये दोनों पॉइंट को बिल्कुल आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछता है। अक्षांशीय विस्तार पूछ देगा या कभी कभी देशांतरीय विस्तार पूछता है। तो अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक।
उसके बाद अगला पॉइंट है कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर मैप में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो बिहार जो है कैसे है। तो देखिए, ये है आपका पूरा भूगोल यानी ग्लोब है। ये देखिए, ग्लोब का जो 0 डिग्री देशांतर होता है, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं और हिंदी में इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो भारत जो है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से उत्तर में है। देखिए, ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाला भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। यानी कि ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर जो होता है गोलार्ध, उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और विषुवत रेखा से नीचे जो गोलार्ध होता है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में भारत है। भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में भारत है कि नहीं? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अक्षांश में कहें या उत्तरी गोलार्ध में कहें। अब देखिए, और उसके बाद देखिए, और ये जो 0 डिग्री देशांतर होता है, इसको हम लोग इसको हम क्या 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं? प्रधान अध्ययन। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर हो गया। यह आपका 0 डिग्री अक्षांश। तो देखिए, भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है और किस देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में है। भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। तो है कि नहीं? तो इसका इसीलिए इसका अक्षांशीय विस्तार जो था उत्तरी में था। अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो हमेशा उत्तर मानना है, अगर देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो पूर्वी देशांतर मानना है हमेशा। लड़का यहाँ पर कन्फ्यूज क्या हो जाता है कि अगर पूछा कि इसका देशांतरीय विस्तार क्या है तो लड़का मार देगा उत्तर पश्चिम मार देता है, जो कि गलत होता है। और अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो लड़का मार देता है पूरा पश्चिम मार देता है, वो भी गलत है। अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो केवल और केवल अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो केवल और केवल मानना है उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो केवल और केवल पूर्वी देशांतर मानना है। ठीक है, तो भारत किस देशांतर में है? तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांश में है। अब देखिए, जब भारत पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांश में है तो जाहिर सी बात है कि बिहार भी जो होगा कहाँ होगा? तो बिहार भी जो होगा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में होगा, क्योंकि बिहार ही तो पूरे भारत में आता है। बिहार जो है किस में आता है? भारत में आता है। तो जब पूरे भारत उत्तरी अक्षांश में है तो बिहार भी कहाँ होगा? उत्तरी अक्षांश में होगा, है कि नहीं? जब पूरे भारत पूर्वी देशांतर में है तो बिहार भी किधर होगा? पूर्वी देशांतर में होगा। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए, यह आपका भारत है। भारत के मैप में यहाँ पास आपका बिहार है। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत के संदर्भ में बिहार किस डायरेक्शन में है, भारत के संदर्भ में पूछेगा तब, तो भारत के संदर्भ में जो बिहार है ये उत्तर पूर्व में है। भारत के संदर्भ में बात करें हैं। अब देखिए, भारत के संदर्भ में उत्तर पूर्व में है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका उत्तर दक्षिण कुल लंबाई कितना है? उत्तर दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर दक्षिण कुल लंबाई है 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर है। और इसका पूरा पश्चिम लंबाई कितना है? तो इसका पूरा पश्चिम लंबाई है 483 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसका बिहार का उत्तर दक्षिण लंबाई टोटल पूछेगा तो 345 किलोमीटर मारना है। अगर पूरा पश्चिम इसका लंबाई पूछेगा तो 483 किलोमीटर मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो बिहार जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है? 2.86%। यानी बिहार जो है कुल भारत के जो क्षेत्रफल है उसका, यानी भारत का जितना जो भूभाग है उसका टोटल का 2.8% भूभाग किसका है? बिहार का है। तो इसका भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार जो है 2.86% है। ठीक है, इसके बाद इसका आकृति पूछते हैं। तो इसका आकृति कैसा है? तो बिहार का जो आकृति है वो आयताकार है। कैसा है? इसका आकृति आयताकार है या चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय कहने का मतलब आयताकार है। तो इसकी आकृति कैसा है? तो बिहार की जो आकृति है यानी कि इसका मैप जो है लगभग चतुष्फलकीय यानी कि लगभग आयताकार है। ठीक है, उसके बाद बिहार जो है भारत का 12वां बड़ा राज्य है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां नंबर पर आता है, यानी कि 12वां बड़ा राज्य है कौन? बिहार, क्षेत्रफल से दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नोट में लिखा गया लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन है? राज्य में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश और उसके बाद है गुजरात। तो ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी सजाने के लिए एग्जाम में पूछ देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। राज्यों को बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ देता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा भारत में तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। और बिहार क्या नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो बिहार जो है 12वां नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है कि नहीं। अब बात करें इसकी जनसंख्या की, तो बिहार की जो कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है 10 करोड़ 41 लाख। कितना है? 10 करोड़ 41 लाख है। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार ये आंकड़ा है, यानी कि बिहार की जो कुल जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है कि नहीं। लेकिन वर्तमान में बात करें कि इसकी जनसंख्या लगभग कितनी है बिहार का, तो वर्तमान समय में लगभग 12 करोड़ पहुंच गया है। कितना? लगभग 12 करोड़ बिहार की जनसंख्या पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पास जो आंकड़ा दिया हुआ है 10 करोड़ 41 लाख, ये 2011 के जनगणना के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो जो बिहार का जो जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। कितना है? लगभग 8.6% है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि बिहार का जो कुल जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितना है? 8.6% है। भारत का तीसरा बड़ा सबसे राज्य है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्रह्मा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो बिहार जो है भारत का ब्रह्मा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो तीसरा, ठीक है। तो चलते हैं अगला स्लाइड की ओर। देखिए आगे पूछा कि बिहार जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बिहार का जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 173 फीट है। 173 फीट कहने का मतलब लगभग 53 मीटर है। कितना है? लगभग 53 मीटर। 173 फीट कहने का मतलब लगभग 53 मीटर है। और इस यहाँ बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है, तो बिहार में जो औसत वर्षा होती है लगभग 112 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? लगभग 112 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। तो यहाँ बिहार का औसत वर्षा से पूछेगा तो 112 सेंटीमीटर, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 173 फीट यानी कि 53 मीटर। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि बिहार को अलग बनाने की घोषणा कब किया गया था, यानी कि बिहार को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कब किया गया था, तो 12 दिसंबर 1911 को। कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया था कि बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाएगा। उस समय वायसराय कौन था? जब बिहार राज्य को अलग करने की घोषणा किया जा रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। तो ये पॉइंट को भी याद रखना है कि बिहार को एक नए राज्य बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि बिहार यानी कि उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की घोषणा कब हुआ था, तो घोषणा हो गया था 22 मार्च 1912 को, ठीक है। 22 मार्च 1912 को घोषणा कर दिया गया कि बिहार एक नया राज्य बनेगा। ये घोषणा कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि इसीलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च को दो चीज़ मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बिहार उड़ीसा से अलग किया गया था। तो बिहार जो है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत यानी उड़ीसा सहित बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? उड़ीसा सहित बिहार प्रांत का गठन 1 अप्रैल 1912 को किया गया। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग होकर अलग राज्य कब बना? तो बिहार से उड़ीसा अलग होकर एक नया राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 से, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और एक नए राज्य की स्थापना किया गया था।
उसके बाद अगला पॉइंट है कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था। तो बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और एक नए राज्य की स्थापना कर दिया गया। इसीलिए झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। तो 1 अप्रैल को बिहार यानी 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। उसके बाद हम बात करें कि बिहार में कुल प्रमंडल कितना है। तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है। बिहार में टोटल प्रमंडल कितनी है, तो 9 प्रमंडल हैं। और बिहार में कुल जिला की संख्या की बात करें तो 38 जिला है। और 38वां जिला कौन सा है, अरवल। अरवल जो है नया जिला बना है, 38वां जिला सबसे नया जिला अरवल है। तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में कुल 38 जिला है और 38वां जो नया जिला बना है कौन सा बना है, तो अरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये पॉइंट कि 38वां जिला कौन है बिहार का, तो अरवल। कौन बना है, अरवल बना है। ठीक है, उसके बाद कुल अनुमंडल की बात करें तो बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है, 101 है। कितनी है, 101। अगर टोटल अनुमंडल की बात करें तो बिहार में टोटल अनुमंडल कितनी है, 101 है। और कुल प्रखंड की बात करें तो टोटल प्रखंड कितना है, 534 है। टोटल प्रखंड 534 और टोटल अनुमंडल 101, टोटल जिला 38 और 38वां जिला अरवल और टोटल प्रमंडल कितना है, तो 9। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एकदम खड़े खड़े क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट है ही नहीं। यहाँ तो डायरेक्ट याद करने वाला चीज़ है, इसको अगर याद है तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा, अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखना है कि नहीं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि बिहार में कुल पंचायत की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो टोटल पंचायत है वो 8067 पंचायत हैं। कितनी है, टोटल पंचायत की संख्या कितनी है बिहार में, तो बिहार में टोटल पंचायतों की संख्या 8067 है। उसके बाद कुल नगर निगम कितना है बिहार में, तो टोटल नगर निगम की बात करें तो 19। कितना नगर निगम है, 19। और 19वां जो नगर निगम कौन सा है, सहरसा। 19वां नगर निगम कौन सा है, सहरसा। अगर टोटल नगर निगम की बात करेगा तो 19 नगर निगम है और 19वां नगर निगम कौन सा है, तो सहरसा है। ठीक है, उसके बाद कुल नगर परिषद की बात करें कि कुल नगर परिषद कितनी है, तो 88 है। टोटल नगर परिषद कितना है, 88 को नगर परिषद है बिहार में। ठीक है, उसके बाद कुल पंचायत की बात करें तो टोटल पंचायत नगर पंचायत की बात करें तो 154 है। ठीक है, उसके बाद कुल पुलिस जिला की बात करें तो 40 को पुलिस जिला है। 38 जिला के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया जिला पुलिस जिला है। ठीक है, जैसे 38 को जिला है तो टोटल हर जिला में एक गो पुलिस जिला हो गया है कि ना। उसके बाद 2 गो जो एक्स्ट्रा है वो बगहा में है और एगो नवगछिया में है। तो 38 और प्लस 2 कितना हो गया, 40। तो टोटल पुलिस जिला की बात करेंगे तो 40 गो है। और टोटल विधानसभा की बात करेंगे तो बिहार में टोटल जो विधानसभा की कुल सीट है वो कितना है, 243 है। और विधान परिषद की बात करेंगे तो टोटल कितना संख्या है, तो बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है। कितना है, 75 है। और लोकसभा की कुल सीट की बात करेंगे तो बिहार में लोकसभा की टोटल सीट कितना है, तो 40 है। ठीक है, और राज्यसभा की सीट की बात करेंगे तो कितना है, 16 है। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीट की बात करेंगे तो 40 है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है कि कुल विधानसभा की सीट 243, विधान परिषद की सीट 75, लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितनी है, 40 है। अब उसके बाद मेरा अगला टॉपिक है राजकीय प्रतीक, यानी कि बिहार का जो राजकीय प्रतीक है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। क्या है, बोधि वृक्ष है। दोस्तों मेरा जो माइक का वॉल्यूम है बहुत स्लो है, आप लोग अपना फ़ोन का वॉल्यूम पूरा हाई कर लीजिएगा, है कि नहीं, ताकि आपको क्लियर सुनाई पड़े। क्योंकि हमारे पास जितना भी वॉल्यूम था सब हम दे दिए हैं, फिर भी साउंड क्या है बहुत स्लो आता होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि अपना फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा से सुनाई दे। तो हम लोग बात कर रहे हैं राजकीय प्रतीक के बारे में। तो बिहार का जो राजकीय प्रतीक है वो बोधि वृक्ष है। देखिए इस तरह से किसी भी बिहार का जो सरकारी दफ्तर होगा वहाँ पास ऐसा चिन्ह आप लोगो देखे होंगे। ये जो लोगो है यही जो क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। उसके बाद बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल का वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। उसके बाद राजकीय फूल पूछा कि बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो बिहार का जो राजकीय फूल है वो गेंदा का फूल है। क्या है,
बिहार का राजकीय फूल गेंदा का फूल है। इसको घोषणा कब किया गया था कि गेंदा का फूल बिहार का राजकीय फूल होगा? 2013 में। कब घोषित किया गया था? 2013 में। तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का पुष्प, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, है कि नहीं। उसके बाद बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है। इससे पहले 2013 से पहले रीछ था। क्या था? रीछ। तो 2013 से पहले बिहार का जो राजकीय पशु था वो रीछ था, लेकिन 2013 के बाद बिहार का राजकीय पशु क्या हो गया? बैल हो गया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिहार का राजकीय पक्षी। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी अब क्या है? गौरैया है। 2013 से पहले फाख्ता था, यानी फाख्ता जो था 2013 से पहले बिहार का राजकीय पक्षी था, लेकिन 2013 के बाद बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया हो गया है। उसके बाद बात करते हैं बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का जो राजकीय मछली है वो मांगुर मछली है। क्या है? मांगुर मछली जो है बिहार का क्या है? बिहार का राजकीय मछली है। इसकी घोषणा कब किया गया था? 2008 को। उसके बाद बात करते हैं बिहार का प्राथमिक राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का जो प्राथमिक राजकीय भाषा है वो हिंदी है। क्या है? बिहार का राजकीय प्राथमिक भाषा हिंदी है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का जो द्वितीय राजकीय भाषा आपसे पूछेगा तो उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्दू। यानी कि उर्दू जो है बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो आपसे राजकीय गीत पूछेगा तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये जो है बिहार का राजकीय गीत है। ठीक है। इसका गीतकार कौन थे? तो ये जो बिहार का जो राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, इसका जो गीतकार हैं उनका नाम था सत्यनारायण ने ही ये गाए थे। यही है सत्यनारायण, इन्होंने ही इस गीत को गाया था, मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार। उसके बाद इसका संगीतकार कौन थे, यानी संगीत देने वाला कौन थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया। यहाँ पास हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं बांसुरी वादक थे, इन्होंने ही इस गीत को संगीत दिया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है कि जो मेरे भारत का कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये जो बिहार का राजकीय गीत है इसको गाया था किसने? तो सत्यनारायण ने गाए थे, लेकिन इसको संगीत किसने प्रदान किया था? तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठीक है। ये जो गीत है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, इसको मान्यता कब दिया गया था? तो इसको मान्यता मिला था 2012 में। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि जो हमारा राजकीय गीत है बिहार का, मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, इसको मान्यता मिला था 2012 में। उसके बाद बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत क्या है? तो प्रार्थना गीत की बात करेगा तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण करे नाज, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण करे नाज, ये बिहार का प्रार्थना गीत है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहार के चौहद्दी के बारे में। तो दोस्तों इस पॉइंट से हम चौहद्दी से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसको हम नेक्स्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पास मेरा माइक का जो थोड़ा वॉल्यूम है और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जिस वजह से हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत ही जल्दी दूसरा वीडियो यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगला जो वीडियो लाएंगे डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्योंकि हमारा माइक जो है ख़राब हो गया और माइक में उतना अच्छा था वॉल्यूम नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, अच्छा से वॉल्यूम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।